नमस्कार साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे रिसेंटली सीजीएल में एक बड़ा अपडेट आया है सिलेबस के लिए। और सिलेबस में हमारा एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है जिसमें टियर 3 और टियर 4 को ख़त्म कर दिया गया है। टियर 3 स्पेशली जो हमारा डिस्क्रिप्टिव होता था वो ख़त्म हो चुका है और अब टियर 2 में भी हमारा जनरल स्टडीज़ का सिलेबस आ गया है, जीके का सिलेबस आ गया है और उसी की शुरुआत हम करते हैं। तो जो हमारी ये सीरीज़ होगी, ये सेशंस होंगे सारे, तो ये डेडिकेटेड होंगे हमारे सीजीएल को स्पेसिफिकली, ना कि एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी। उनके लिए हम डेडिकेटेड वीडियोस में टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। बट अब हम एक जो फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है सीजीएल में उसमें फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स इन दोनों का मिक्सचर आता है, प्लस आपके करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपके साथ के साथ हम कवर करके चलेंगे। प्लस सीजीएल को हम मद्देनज़र रखते हुए हम अपने सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से, और भूगोल में हम एक एक सब्जेक्ट सीरीज़ के साथ हम डिस्कस करेंगे। और जैसा आपका हिस्ट्री चलेगा वो भी आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा। पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन और फिर मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत, और उसके बाद आपका विश्व इतिहास के कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रोबेबल हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। जैसे अब प्रोबेबिलिटी के साथ अब आपका सेट्स और नंबर भी ये टॉपिक जुड़ चुका है आपके मैथ्स में, और ऐसे कई टॉपिक। तो देखिए इसका लेवल क्या रहेगा हमारी पढ़ाई का। जो आपका मेंस है उसमें आपका अरिथमेटिक और एडवांस मैथ जैसे वो थोड़े हायर लेवल का मिलता है मैथ्स में। तो ऐसा ही प्रोबेबल है कि प्रीलिम्स में जैसे आपके 25 क्वेश्चन रहते थे जीएस में, तो इसी तरह से आपके मेंस में जो 25 क्वेश्चन अब आने वाले हैं उन्हीं के तर्ज पर हम ये सारा चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय, पहले सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से। और हम भूगोल के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही आपके दिमाग में रहे। फालतू हम कुछ भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले, पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का मतलब क्या है? भूगोल। और भूगोल की शुरुआत हमारी कहाँ से शुरू हुई? जब हमारी दुनिया में पहली बार यूनानियों ने, अरबियों ने अध्ययन करना शुरू किया, यानी ग्रीक्स और अरब्स ने इनका मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। और इस सब्जेक्ट के लिए हम कहें कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ इसका, और इसका इवोल्यूशन किया किसने। तो पहली बार जो ज्योग्राफी है उसका श्रेय किसको जाता है? एक नाम है हिकेटियस, आपने सुना होगा। तो हिकेटियस नाम के बंदे को, जिनका जन्म हुआ था लगभग 400 BC के आसपास, आपको एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो एनसीईआरटीज़ वगैरह में आप नोट्स में होगा, आप पढ़ लेना। तो हिकेटियस का जन्म हुआ था 400 BC के आसपास। इनको जाता है पहला श्रेय। ये है वास्तविक जनक भूगोल के। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका देखते हैं कि फाउंडर कौन रहा, यानी इसका भूगोल का जन्म का श्रेय किसको जाता है। एज अ सब्जेक्ट की ज्योग्राफी हमारे किसके द्वारा दिया गया कि हमें पढ़ सकें। तो हिकेटियस को जाता है पहला श्रेय, और दूसरा श्रेय जाता है, आपने सुना होगा नाम, इरेट्रोस्थेनेस। तो इरेट्रोस्थेनेस ने क्या किया और हिकेटियस ने क्या किया, और इन दोनों को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी? इरेट्रोस्थेनेस ने जो हमारा जियोग्राफी वर्ड है, मतलब कि भूगोल को पढ़ना, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ग्राफी ऑफ जियोग्राफी। जियो मतलब हमारी अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ द अर्थ विच वाज द वर्ड कॉइंड बाय इरेट्रोस्थेनेस। तो ज्योग्राफी जो शब्द है ये इरेट्रोस्थेनेस ने दिया, इसलिए इनको पॉपुलरली कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। इरेट्रोस्थेनेस ने किया क्या था कि जो हमारी पृथ्वी है इसका जो व्यास है यानी कि सरकमफेरेंस, ये 40,075 किलोमीटर, ये इन्होंने कैलकुलेट किया था। किसको लेके? एक फिजिकल यूनिट होती है कैलकुलेशन की, स्टैंडाई। तो स्टैंडाई से इन्होंने कैलकुलेट किया था कि हमारे पृथ्वी का सरकमफेरेंस कितना है। पहली बार मतलब कि फिजिकल मेजरमेंट टेक्निक्स को यूज़ करके इन्होंने कहा कि यस, हमारी पृथ्वी की डायमेंशंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। जो आज हम पढ़ते हैं हमारे अक्षांश देशांतर रेखाएं, ये लॉन्गिट्यूड्स और ये लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट, ये पहली बार इन्होंने दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इरेट्रोस्थेनेस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, बट ही एक्चुअली यूज्ड द फिजिकल डायमेंशंस टू कैलकुलेट द ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज एंड लैंडफॉर्म्स। तो इनको क्या कहा जाता है एक्चुअल में? फादर ऑफ जियोडेसी। वास्तविक में इसको, इरेट्रोस्थेनेस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोडेसी, जिसको हम क्या कहते हैं? भू भौतिकी।
तो भूभौतिकी का जनक हमारा कौन है? इरेट्रोस्थेनिस एक्चुअल में, बट पॉपुलरली ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। बट हिकाटियस ने ऐसा क्या किया, इन्होंने पहली बार, अच्छा इरेट्रोस्थेनिस का जन्म आपका 200 BC के आसपास हुआ था, तो इनको इसका जन्म ऑफ कोर्स इनके बाद ही हुआ है। तो पहली बार इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गैस पीरियड्स नाम की एक किताब लिखी थी। गैस पीरियड्स का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का वर्णन। और ये हमारी किस भाषा में लिखी गई थी किताब? ग्रीक भाषा में। गैस पीरियड्स किसने लिखी थी? हिकाटियस ने। इसलिए पहली बार पृथ्वी पर बनी स्थलाकृतियों के बारे में पहली बार बताया हिकाटियस ने। तो वास्तविक जनक कौन माना जाता है ज्योग्राफी का? हिकाटियस। और दूसरा श्रेय देते हैं हम इरेट्रोस्थेनिस को। तो आपके एग्जाम में अगर दोनों आते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट दिस, एंड अगर हिकाटियस नहीं मिलता है तो द सेकंड राइट ऑप्शन विल बी इरेट्रोस्थेनिस। तो ये बात हुई हमारी ज्योग्राफी के फादर की। नाउ अब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं कि ये हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकाटियस और इरेट्रोस्थेनिस तो समझ में आ गए कि इरेट्रोस्थेनिस इज द गिवर ऑफ वर्ड ज्योग्राफी। बट हिकाटियस ने पहली बार हमारी पृथ्वी पर एक किताब लिखी थी और इसमें हमारे अर्थ का वर्ल्ड मैप बनाया था, हमारे लैंडफॉर्म्स कैसे दिखते हैं ऐसा इन्होंने बताया था। हालांकि ये कुछ प्रिसाइजली नहीं कैलकुलेट कर पाए थे, बट स्टिल इन्होंने एक अटेम्प्ट दिया हमारे सब्जेक्ट को समझने के लिए, हमारी अर्थ की डायमेंशंस को समझने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ। देखिए सबसे पहले हमारे यूनानियों ने, ग्रीक्स ने इस पर स्टडी की, इस पर काम किया। और कोई भी क्यों काम करेगा जब हमारे आसपास रिसोर्सेज कम होंगे जीने के लिए सभ्यताएं पहली बार जब विकसित हुई पानी के किनारे, चाहे वो मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की, मिस्र की सभ्यता उठा लो आप, या फिर हड़प्पा की, तो सारी नदियों के किनारे ही हमारी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं। और जब इंसान के आसपास जब जीने के स्रोत कम हो जाते हैं तभी वो वॉन्डर करता है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की, पीने की और रहने के लिए स्रोतों के खोज में निकलता है। तो इसी लिए हमारा जो ये अरबी रीजन है, यहाँ पर जो वर्ल्ड में हम देखते हैं अरब कंट्रीज़ और उसके साइड में हमारे यूरोपियन कंट्रीज़, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या है, वहाँ पर जैसे जैसे स्कैरसिटी हुई फूड रिसोर्सेज की, तो उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में अलग अलग एक्सप्लोरेशन शुरू किया। इसीलिए हमारा पहला यात्री इब्न बतूता वो पूरे विश्व में पहला ट्रैवलर निकला जिसने पूरे विश्व में भ्रमण किया अलग अलग देशों का। तो 53-54 देशों का वो ट्रैवल करके 20-30 साल बाद अपने घर वापस लौटा और उसने कई किताबों में, कई वॉल्यूम्स में उसके बारे में, पूरी पृथ्वी के अलग अलग देशों के कल्चर के बारे में, उनकी ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। उसमें भारत का भी जिक्र आता है एक उपमहाद्वीप के रूप में। तो फिर उसके बाद कोलंबो जो है, कोलंबस, वो निकला और वो भारत के लिए निकला था पर वो पहुंच गए यूएसए, इसीलिए उनको आज भी रेड इंडियंस कहा जाता है। फिर वास्को डिगामा निकला, तो वास्को डिगामा ने जब सी रूट्स खोजे भारत के लिए तो तब से व्यापार जो है वो बढ़ता गया। और आज जिस तरह से अरब्स के साथ, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भारत का ट्रेड है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी पढ़ने के लिए। परंतु हमें चर्चा करनी है सिर्फ सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम पढ़ते हैं कि देखते हैं पहली बात कि हमें ज्योग्राफी जो है वो पढ़ना कितने पार्ट्स में है। तो देखिए ज्योग्राफी अगर हम अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की स्टडी करें तो हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला वर्ल्ड, दूसरा इंडियन और तीसरा एनवायरनमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा कौन सा है? एनवायरनमेंट, जिससे हमारे 70% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की। इंडिया से हमारी है 20% और वर्ल्ड से है 10%, ठीक है। बट अगर हमने ये समझ लिया तो इसको याद करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट वाला पोर्शन हमारा मैक्सिमम लर्निंग का है, मेमोराइजिंग का है। और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी में, चाहे वो मानव भूगोल से जुड़े हैं या भौतिक भूगोल से, ज्योग्राफी एंड जो हमारा फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। चाहे वो हमारी जनजातियाँ हों, हमारे सिटीज़ हों, रूरल सेटलमेंट वगैरह सब कुछ। तो आइए हम इससे शुरुआत करते हैं, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा पहला टॉपिक है जिसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड है क्या
और ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग थ्योरीज किसने दी और क्या क्या बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और इसके विस्तार के बारे में। देखिए, वैसे हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में कई सारी चीज़ें प्रचलित हैं, जैसे हमारा लैपलास का सिद्धांत गैसीय और कांत का सिद्धांत, कांत का हमारा जो नेबुलर सिद्धांत है, उसके बाद जेफरी जेम्स का सिद्धांत जो टाइडल हाइपोथेसिस दिया था यानी ज्वारी सिद्धांत। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। किसी ने ये कहा कि हमारा सबसे पहले पृथ्वी यानी जो हमारा ब्रह्मांड है कि वो एक गर्म गैस का गोला थी और उसका एक जो है सेंट्रल पॉइंट जो ठंडा था और धीरे धीरे उनमें फ्रिक्शन शुरू हुआ। फ्रिक्शन के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो फ्रिक्शन से एक्सपैंड करते गए, तो एक्सपैंड करते गए तो वो हमारा एक्सपैंड होते होते वो एक्सप्लोड कर गया और इस तरह हमारे जो सारी सारी चारों तरफ हमारी गैसेस फैली, तो उनसे हमारे ब्रह्मांड में स्टार्स और प्लैनेट्स बने। अब उसके बाद जो इनकी कमियां निकली, इसी एक थ्योरी की जो कमियां थी वो दूसरी थ्योरी में कोई दूसरा पर्सन उनको एजम्पशन लेके चलता है और उन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पे वो अपना सिद्धांत बनाता है कि नहीं। जब वो दूसरी कल्पना लेके आते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड पहले गैस का गोला थी, गर्म गैस का गोला, और उसमें धीरे धीरे अंदर जो है वो ठंडा पड़ता गया और जो बाहर की परत थी वो ठंडी पड़ती गई और जो अंदर हमारा कोर था वो गर्म रहा। तो दोनों में मोशन चलती गई और वो मोशन जो रोटेशन हुई अपने एक्सेस पर, उसके कारण जो डिफरेंशियल रोटेशन मोशन हुई, तो दोनों की स्पीड ऑफ रोटेशन में फ़र्क हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो बाहर की लेयर थी वो ठंडी पड़ गई और अंदर का कोर गर्म घूमता रहा। तो जैसे जैसे वो वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ अंदर कोर घूमने के कारण, तो बाहर की जो ठंडी परत थी वो टूट गई और ऐसे ब्रह्मांड हमारा फैलता गया। जो हमारी परतें टूटी उनसे जो द्रव्य निकला वो हमारा चारों तरफ घूमता रहा, तो ऐसे स्टार्स और प्लैनेट्स बने। किसी ने ये कहा कि हमारा एक बड़ा स्टार था और उसके साथ एक छोटा कंपेनियन स्टार था, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बड़ा स्टार था उसने छोटे स्टार के डस्ट पार्टिकल्स को खींचा और उसके बाद जो उससे डस्ट पार्टिकल खींच के आया तो बड़े स्टार ने अपने चारों ओर उन डस्ट पार्टिकल्स को इकट्ठा करके घुमाना शुरू किया। ऐसे हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स बने। तो ये थ्योरीज जो हैं वो बनती रही और लास्ट में जाकर हमारी सबसे सर्वमान्य और सबसे प्रचलित थ्योरी जो आज हमारी है वो कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी हमारे सिलेबस में पढ़ने की है, इसको हम सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे और ये हमारा जिसने दिया था वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो बिग बैंग सिद्धांत जो हमारा किसने दिया था 1927 में, जॉर्ज लेमेटर ने। जॉर्ज लेमेटर नाम का एक बंदा था जिसने ये पहली बार सिद्धांत दिया कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहली बार हमारे ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ। वो विस्फोट किस में हुआ, एक एक्सप्लोजन में। किस में हुआ, एक एक्सप्लोजन में हुई ब्रह्मांड की रचना। और वो एक्सप्लोजन किस में हुआ, प्रीमोर्डियल एटम। इसको आप लिख सकते हो कि हमारा वो क्या था, एक अणु था जिसमें विस्फोट के कारण हमारे ब्रह्मांड में चार चीज़ें निकली। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमारी सिर्फ एक बिंदु पर थी और उस बिंदु में एक विस्फोट हुआ, एक प्रीमोर्डियल एटम था, एक आदिम बिंदु था। इसको अगर आप हिंदी में देखें तो ये क्या कह सकते हो, आदिम अणु या फिर आदिम बिंदु। इसमें विस्फोट के कारण हमारे ब्रह्मांड से चार चीज़ें उत्पन्न हुई और वो चार चीज़ें क्या थी, स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर। तो मैटर जो था वो हमारे पूरे यूनिवर्स में पहले एक पॉइंट पर सिकुड़ा हुआ था और उसी मैटर में सिंगल एटम में जो एक पॉइंट पर टिका हुआ था उसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा बनी, द्रव्य बना, समय और दूरी। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में पहले इन चीज़ों का, इन चारों इकाइयों का कोई अस्तित्व नहीं था और हमारे ब्रह्मांड में समय का अस्तित्व कब से हुआ, जब बिग बैंग में विस्फोट हुआ। ये क्या बनी, हमारी ऊर्जा, और ये बना हमारा
द्रव्य यानी कि पहले जब पूरा मैटर एक पॉइंट पर था तो मैटर की एग्जिस्टेंस नहीं थी, और डिस्टेंस दो चीज़ों के बीच में होता है। तो जब पूरा ब्रह्मांड ही एक पॉइंट पर था तो मैटर कहाँ से आएगा, यानी कि डिस्टेंस कहाँ से क्रिएट होगा। जब पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट पर था तो एनर्जी उस टाइम पर कुछ भी नहीं थी, सब कुछ शून्य था, यानी कि एवरीथिंग वाज फ्रीज्ड। तो समय की शुरुआत ही तब से हुई जब से वो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ इस बिग बैंग के एक्सप्लोजन से। तो हमारे जब किसी पॉइंट में एक्सप्लोड हुआ और वो धीरे धीरे गैसेस पूरे यूनिवर्स में, जितना आज हम देखते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो हमारा फैलता गया। और वो कितना पुराना है आज, 13.8 बिलियन ईयर्स, यानी कि जितना हमने ऑब्जर्व किया है आज तक यूनिवर्स, ब्रह्मांड को हमने जितना जांचा है, आंका है, वो हमारा कितना है, 13.8 खरब वर्ष। तो लेमेटर ने ये कहा था 1927 में, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। जो थ्योरी हमारी पब्लिश हुई थी इसकी 1931 में। अगर आपके पास डेट वाला क्वेश्चन आता है कोई, 1927 याद रखें प्रिसाइजली, बिकॉज 1931 में बिग बैंग थ्योरी पब्लिश हुई थी, बट दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो सिर्फ 1927 में जॉर्ज लेमेटर ने ये सिद्धांत दिया था बिग बैंग का, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत की गई। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स हमारा कैसे ओरिजिन हुआ, एक ब्रह्मांड में छोटे से पॉइंट से विस्फोट हुआ। अब इसके बाद हुआ क्या, जो ये सारी चीज़ें निकली, ये ब्रह्मांड में फैलती गई। और क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, ये सारे पार्टिकल्स के बीच में दो चीज़ें थी जो हमारी कूल डाउन होती गई टाइम के साथ साथ। एक तो हमारा डिस्टेंस बढ़ा, जब डिस्टेंस बढ़ा इन पार्टिकल्स के बीच में तो ये एक दूसरे से दूर जाने लगे, और जैसे जैसे दूर जाने लगे तो इनके चारों तरफ, इनके आसपास जो गैसेस थी वो भी एक दूसरे से दूर जाने लगी। अब जैसे ये गैसेस दूर गई तो इनके बीच में जो गैसेस का टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कम होता गया, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन कम होता गया। जो ये गैसें थी और ये डस्ट पार्टिकल थे, इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स था वो कम हुआ। फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ तो हीट जनरेट होनी बंद हुई, और जैसे हीट जनरेट कम हुई तो ये गैसेस सारी इकट्ठा होने लगी और ये डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ जमा होने लगी। तो अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए 10 किलो की जो डस्ट पार्टिकल है वो एक जगह यूनिवर्स में इकट्ठी हुई है और एक जगह पर 10 किलो गैस। तो वो जो गैसेस होंगी उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू डस्ट पार्टिकल जो इकट्ठा होंगे उनका बहुत कम वॉल्यूम होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इतने वॉल्यूम में अगर हमारा डस्ट पार्टिकल जमा हुआ है, द्रव्य जमा हुआ है, तो इतने वॉल्यूम में हमारी वो गैसें जमा होगी, यानी कि गैसेस का वॉल्यूम हमारा बहुत ज़्यादा होगा। अब अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो जो ग्रेविटी है वो दोनों इनमें बराबर लगेगी। तो इसीलिए जब ये गैसेस और ये डस्ट पार्टिकल आपस में आकर मिलेंगे ग्रेविटी से, तो उस क्लस्टर को हम क्या कहेंगे, जो पूरे यूनिवर्स में हमारे बनते गए, निहारिका। यानी कि निहारिका हमारे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेबुलाज। और ऐसे ही नेबुलाज हमारे पूरे यूनिवर्स में बनते गए। इन निहारिकाओं से ही ये हमारी बिग बैंग का रिजल्ट निकला, और इससे हमारे यूनिवर्स में सारी चीज़ों के बनने की शुरुआत हुई। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हम कहते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, और हमारे जल जीवन में जो भी हम देखते हैं सबकी इकाई क्या है, एटम। और ऐसे ही यूनिवर्स में जो हमारी सारी चीज़ें बनी उनका एक ऐसा यूनिट जो हम कहते हैं कि फिज़िक्स की टर्म्स में, तो वो हमारी क्या थी, नेबुला। तो नेबुला हमारा क्या बना कि इट इज़ अ क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। क्या है हमारा, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, यानी कि द्रव्य और द्रव्य एवं धूल कणों के बादल को हम क्या कहते हैं, द्रव्य और धूल कणों के बादल को हम क्या कहते हैं, निहारिका। और इन निहारिकाओं के बादलों से, जैसे जैसे ये निहारिकाओं के बादल इकट्ठे होते गए ब्रह्मांड में, इनका जो द्रव्य था वो एक केंद्र बिंदु पर आकर जमा होने लगा। सो ऑल द नेबुलर डस्ट पार्टिकल्स स्टार्टेड एक्युमुलेटिंग एट द सेंटर ऑफ नेबुला,
और जब ये सेंटर ऑफ द नेबुला में आकर एक्यूमुलेट होते गए, वहाँ पर क्लस्टर जमा होते गए, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारा आकर किसी नेबुला के सेंटर में जमा होता गया। अब जैसे ये डस्ट पार्टिकल सेंटर में आकर जमा होंगे और इनके चारों तरफ क्या होंगी, हमारी गैसेस, तो ये पूरा नेबुला है जिसके अंदर ये गैसेस हैं भरी हुई, और इसके सेंटर में आकर ये क्या है, डस्ट पार्टिकल जमा हो रखे हैं। अब इन डस्ट पार्टिकल्स के अंदर जो पहले स्लो मोशन थी, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल हमारे रैंडम मूव कर रहे थे, अब वो ग्रेविटी से सिकुड़ने लगे तो वापस से इनके अंदर जो घर्षण बल था, यानी कि जो इनमें घर्षण लग रहा था, वो फिर से क्या होगा, बढ़ेगा। डस्ट पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस डस्ट पार्टिकल्स, सो दे विल स्टार्ट गेनिंग हीट अप। ठीक है, सो दे विल स्टार्ट गेनिंग हीट अगेन, एंड व्हेन दे विल हीट अप, सो दे विल हैव अ रैंडम मोशन। तो इनकी रैंडम मोशन बढ़ेगी, और जैसे इनकी रैंडम मोशन बढ़ेगी, सो ये एक सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ, जहाँ पर इनका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो किसी सॉलिड बॉडी का भार का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, हमारे भार का केंद्र बिंदु। और इस भार के केंद्र बिंदु के चारों तरफ हमारा ये सारा द्रव्य घूमने लगा। अब क्योंकि डस्ट पार्टिकल तेज़ी से घूमेगा, क्योंकि इसके सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ क्या है, पार्टिकल्स के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत कम है, तो इसके घूमने की स्पीड होगी ज़्यादा। हालांकि जो ये साइड में चारों तरफ इसके गैसेस जमा है नेबुला में, वो गैसेस की स्पीड क्या होगी घूमने की, कम। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इन नेबुलर गैसेस के अंदर जो मोशन थी वो बहुत स्लो थी, ये मोशन थोड़ी फास्ट थी, तो इसलिए ये अपने छोटे से एक्सिस पर धीरे धीरे घूमने लगा। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ा, तो ये चारों तरफ धीरे धीरे फैलता गया, और ये जो गोला था डस्ट पार्टिकल्स का, ये धीरे धीरे कहाँ पर आएगा, जो ये सेंटर में आके जमा हुआ था इस नेबुला के, वो इस नेबुला से निकल कर यहाँ की बाउंड्री पर आएगा, और यहाँ की बाउंड्री से ये एक टाइम ऐसा आएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स आके हमारे यहाँ नेबुला में जमा हुए, और उसके बाद इनकी स्पीड बढ़ती गई, एंगुलर मोमेंटम बढ़ता गया, और ये हमारे केंद्रापसारी बल के कारण जब बाहर निकल गए, केंद्रापसारी बल हमारा कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से बाहर की तरफ हमारा कौन सा जाता है, केंद्रापसारी बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये नेबुला के अंदर से डस्ट पार्टिकल आके बाहर निकले, और ये डस्ट पार्टिकल जब दूर जाने लगे तो इसकी ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि इन गैसेस के वॉल्यूम की भी तो कोई ग्रेविटी है, तो ये हमारे इस ग्रेविटी फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाए, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसके चारों तरफ हमारे घूमने लगे। छोटे छोटे जो हमारे क्लस्टर्स बने, इन ग्रुप्स में ये सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पर इस बड़े गैस के गोले के घूमने लगे। तो जो ये हमारा पूरा गैस का गोला बचा रह गया नेबुला में, ये हमारे क्या बना, एक स्टार, और इस स्टार के चारों तरफ ये घूमने वाले छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के क्लस्टर्स हमारे क्या बने, प्लैनेट्स। तो ये स्टार और प्लैनेट्स के ग्रुप्स से हमारा क्या बना, एक सोलर सिस्टम, और ऐसे ही सोलर सिस्टम्स को मल्टीप्लाई करके हमारी क्या बनी, एक गैलेक्सी, और ऐसे ही गैलेक्सीज़ को कंबाइन करके हमारा क्या बना, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, सोलर सिस्टम में, इस नेबुला की जड़ से। जो सोलर सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, सौर मंडल, और हमारे ऐसे ब्रह्मांड में हमारी जो मंदाकिनी है, गैलेक्सी को हम कहते हैं क्या, मंदाकिनी, और हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, दुग्ध मेखला, यानी कि मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि दुग्ध मेखला। हमारी गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला, और हमारी गैलेक्सी को इंग्लिश में क्या, हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी। और हमारी मंदाकिनी जैसी लगभग 100 बिलियन और गैलेक्सीज़ हैं जिनके मिलाकर यूनिवर्स बना है। और ये यूनिवर्स कितना पुराना है, 13.8 खरब वर्ष पुराना, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेटर इन 1927। ये हमारा बिग बैंग का
सिद्धांत कहता है लेमेटर के द्वारा। तो आइए अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स में और हमें क्या पढ़ना है आगे। देखिए, जो हमारे फालतू के क्वेश्चन हैं कि हमारी एंड्रोमेडा पास वाली गैलेक्सी है, डॉग स्टार, सीरियस स्टार, ये पास वाला कौन सा तारा है, अब वो क्वेश्चंस आपके नहीं आते, वो क्वेश्चंस आउटडेटेड हो चुके हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जो हमें नंबर दिला सकते हैं एग्ज़ाम में, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा सन है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। ये था हमारा यूनिवर्स और इसके फॉर्मेशन के बारे में, कि हमारे ब्रह्मांड में किस तरह से चीज़ें बनी, किस तरह से ब्रह्मांड में शीतलन हुआ, गैसें ठंडी हुई, ग्रेविटी से वो पास में आई, और वो ग्रेविटी से हमारे ब्रह्मांड में संकुचन भी हुआ। और आज हमारे ब्रह्मांड में संकुचन का एक उदाहरण है, आपने सुना होगा, ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स हमारे आज यूनिवर्स में हर जगह हम देखते हैं। क्या है ये ब्लैक होल्स? जब भी कोई तारा मरता है तो उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होने वाला पार्ट कौन सा होता है? सेंट्रल पार्ट, जिसे हम कहते हैं कोर। यानी कि किसी भी तारे का जो क्रोड होता है, कोर होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्लैक होल में। और ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बाद जो बाहर की बाउंड्री लेयर होती है वो कर जाती है एक्सप्लोड, और इस एक्सप्लोजन को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा। इस सुपरनोवा के सिद्धांत को एक साथ होना होता है कोर के संकुचन के साथ। तो कोर का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सप्लोजन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ अ स्टार ऑकर साइमल्टेनियसली। ये दोनों घटनाएं साथ के साथ होती हैं, एक साथ होती हैं, और बाहर वाली लेयर एक्सप्लोड होके पूरी जो गैसेस और सॉलिड प्लैनेट होते हैं उनको एनगल्फ कर जाती है। और जो अंदर वाला कोर होता है वो सुपर ग्रेविटी फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुपर ग्रेविटी फील्ड में, जो अपने पास से गुजरने वाली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है। कितनी स्पीड है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है लाइट की। और ये अगर इसके पास से गुजरती है तो उसको भी वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब क्या है? कि इस ब्लैक होल के अंदर मैटर है, इस ब्लैक होल के अंदर एनर्जी है, और इस एनर्जी को हम देख नहीं सकते। इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ नॉट विजिबल। तो मैटर जहाँ पर है, ब्लैक होल के अंदर एनर्जी भी है, और एनर्जी है, मैटर है, इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी बहुत हाई है। और ग्रेविटी होने की वजह से पर ये विजिबल नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को, ब्लैक होल्स जैसे चीज़ों को आज हम यूनिवर्स में काउंट करते हैं। एक चीज़ आपने सुनी होगी जिसको हम कहते हैं डार्क मैटर। और डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स का आज एक रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक है, जो हमारे यूनिवर्स के कंपोनेंट्स में गिना जाता है। यानी कि आज हम ब्रह्मांड में अगर बात करें कि मोटे मोटे तौर पे यूनिवर्स की कंपोजिशन क्या है, हमारे ब्रह्मांड की संरचना में मैक्सिमम चीज़ें हैं क्या, 96% आज हमारे यूनिवर्स में क्या है? स्पेस, यानी कि खालीपन है हमारे पूरे ब्रह्मांड में भी। आप चिंतन करके देखिए कि आपके मस्तिष्क में कितना खालीपन है। तो चलिए, ब्रह्मांड में तो हमारा 96% खालीपन है, उसके बाद 4% हमारा जो है वो क्या है? मैटर प्लस एनर्जी। और वो एनर्जी हमारी कौन सी है? यानी कि ऊर्जा। और ये हमारी कौन सी है? डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी का मतलब क्या हुआ? अभी ये हमने ब्लैक होल एक एग्जांपल देखा, एक और चीज़ हम देखते हैं। ये मैटर अगर हम बात करें प्रिसाइजली तो यूनिवर्स में कितना है? सिर्फ 1%। और ये डार्क एनर्जी हमारी कितनी है? 3%। और ये डार्क एनर्जी का अगर हम एग्जांपल देखें तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं? यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमारा पार्ट बनाती हैं डार्क मैटर का। ग्रेविटेशनल वेव्स हैं क्या? वो यूनिवर्स के अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको हमने ना तो आज तक देखा, ये विजिबल नहीं है, ये एनर्जी हैं, ये मैटर हैं,
पर इनको हमने क्या किया है, सिर्फ आज तक फील किया है, और वो फील भी हमने पर्सनली नहीं किया, हमने एपरेटस और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया है। कैसे किया है? जब भी आपने देखा होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सन है, दोनों के बीच में एक ग्रेविटी फील्ड है। इस ग्रेविटी फील्ड को अगर हम लाइंस में देखें, मान लेते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी फील्ड ये है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो ऐसा ही हो सकता है कि हमारी अर्थ का कोई ग्रेविटी फील्ड भी हो, ऐसे ही सन का भी कोई ग्रेविटी फील्ड हो, और एक ग्रेविटी फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ इस पॉइंट पर मिलती है। अब अगर इनके बीच में कोई भी चीज़ स्पीड से गुज़रती है, यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पृथ्वी से कोई ऐसी चीज़ निकलती है जो इन वेव्स को, इन तरंगों को प्रभावित करती है, और ऐसी कोई चीज़ सूर्य से निकलती है जो इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को, ग्रेविटेशनल वेव्स को इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है, तो इनके बीच में कुछ हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, कुछ हलचल देखने को मिलेगी। ऐसी हलचल इस साल जो हमारा, सुना होगा आपने, करंट अफेयर्स में था, हंगा टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, पृथ्वी से ज्वालामुखी उद्गार हुआ था समुद्र के नीचे, यानी कि जो हमारा समुद्र है प्रशांत महासागर, उसके नीचे से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, और इसकी लपटें हमारी 50 किलोमीटर तक गई थी आसमान में, वायुमंडल में। तो इस ज्वालामुखी उद्गार में हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स भी देखी गई थी, उनका इम्पैक्ट हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, वहाँ से ऑब्ज़र्व किया गया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी ऑब्ज़र्व करने को मिली है वॉल्केनिक इरप्शन से। तो ये डार्क मैटर जो है, एक ग्रेविटेशनल वेव्स का एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, पर हमने आज तक इन चीज़ों को नहीं देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी रही ऊपर की बातें ब्रह्मांड के उत्पत्ति और उसके विस्तार की। अब हम आते हैं हमारे काम के टॉपिक पे, जो है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में हम पहले डिस्कस करते हैं, यूनिवर्स में हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में हम बात करेंगे आज हमारे सूर्य की। पहला टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम के अंदर सन का। अब सन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम ब्रह्मांड में जो चीज़ें देख रहे हैं कि सन हमारे पास में आ रहा है या दूर जा रहा है, या पृथ्वी हम सन के पास ले जा रहे हैं और दूर जा रहे हैं। मतलब पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है, तो पृथ्वी एक अंडाकार पथ पर घूम रही है, और अंडाकार पथ पे यानी कि एक ओवल रिवोल्यूशनरी पाथ, यानी कि एक ओवल ऑर्बिट फॉलो करते हुए पृथ्वी सूर्य के जब चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्यूट करती है, तो इस परिक्रमा के दौरान एक दिन ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब सबसे दूर होती है। तो जब हम किसी भी चीज़ों को खगोलीय भाषा में कहते हैं कि कोई भी हमारे पास उल्का पिंड या आकाशीय पिंड या हेवनली बॉडी पास में आ रही है या दूर जा रही है, तो कैसे पता लगता है? तो वो पता लगाने वाला हमारा कौन सा मेथड है? डॉपलर इफ़ेक्ट। ठीक है, तो हमारा वो कौन सा मेथड है भाई? डॉपलर इफ़ेक्ट। तो डॉपलर इफ़ेक्ट वो चीज़ है, यानी कि डॉपलर प्रभाव, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ब्रह्मांड में चीज़ों का विस्तार हो रहा है या फिर उनका संकुचन हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारे हेवनली बॉडी हमारे पास में आ रही है या दूर जा रही है। तो देखिए, हमें पता कैसे लगाते हैं? डॉपलर रडार्स होते हैं, और वो रडार्स हमारे ये बताते हैं कि ये चीज़ हमारे पास में आ रही है, दूर जा रही है। अगर हम कोई चीज़ पास से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो जिसको हम नेकेड आइज से, हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, तो उनको तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं। पर कोई भी चीज़ जो हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर है, जहाँ पर लाइट को पहुँचने में भी कई साल लग जाते हैं, तो उनको हम कैसे बताएंगे? उनका हम कलर ऑब्ज़र्व करते हैं, और वो कलर हम ऑब्ज़र्व करके क्या देखते हैं कि एक पैटर्न बनता है। आपने देखा होगा इंद्रधनुष में, उसमें लिखा होता है विबग्योर, लिखा नहीं होता, दिखता है विबग्योर। इसका मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जो हमारा ये रेड कलर है, इसकी जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ क्या होती है? किसी भी ध्वनि की तरंग की लंबाई, जिसको हम कहते हैं दैर्ध्य। और दैर्ध्य हमारी क्या होती है? ये हमारी एक वेव अगर माने, तो इस वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वापस इसी पॉइंट पर आकर जो मिलती है, तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ।
तो मान लीजिए यहाँ से मैं अगर अपनी आँख से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो एक हमारा ये रेड कलर है जिसकी वेव लेंथ यानी दैर्ध्य इसका बहुत ज़्यादा है, ये हमको दूर से भी दिखेगा। वहीं पर इस एक वेव की हम बात कर रहे हैं जिसका साइज़ सिर्फ इतना छोटा सा है, ये छोटा सा साइज़ है, परंतु इसकी ध्वनि की गति क्या है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये वेव जो है इसने 1 सेकंड का टाइम मान लीजिए थे, इतना क्या है, 1 सेकंड का टाइम है। अब इस 1 सेकंड में जो ये लाल रंग है ये सिर्फ एक ही चक्कर चल पाया, और ये जो था हमारा कौन सा, ग्रीन कलर, इसने बहुत सारे चक्कर पूरे कर दिए। तो ये जो ग्रीन कलर है इसकी क्या हुई, ये स्पीड ज़्यादा हुई, तो इसका साइज़ जो है वो कम हो गया। यानी कि स्पीड को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के होती है उल्टा, यानी कि आप जितनी स्पीड से दौड़ोगे तो आपका जो स्टेप हैं वो उतने छोटे होते जाएंगे, और आप बड़े कदम लेके चलोगे तो आपका स्टेप जो है यानी कि आपकी स्पीड जो है वो उतनी कम होती जाएगी। तो अगर आप क्या देखते हैं कि स्पीड बढ़ती है तो आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो कम होती है, और स्पीड अगर आपकी बढ़ रही है तो आप उस रेस को पार करने के लिए टाइम कम लोगे। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक ये रडार स्टेशन लगाया हुआ है भाई, और यहाँ से एक सिग्नल भेजा, वो आज हमारा 10 सेकंड में वापस आता है, कल को हमने वही ऑब्ज़र्व किया तो वो 7 सेकंड में वापस आता है। तो टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वे स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। स्पीड बढ़ रही तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और वेवलेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम कम हो रहा है, मतलब वो हमारे पास आता जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि किसी भी तारे का रंग आज क्या है, हरा, और वो कल को क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है या येलो हो जाता है, तो वो पास में आ रहा है या दूर जा रहा है। तो ग्रीन से अगर हम रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ हमारी कैसे होती है, रेड पर सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये वेवलेंथ हमारी कम होती जाएगी। वेवलेंथ कम होएगी मतलब स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड ऊपर बढ़ेगी और साइज़ नीचे बढ़ेगा, और साइज़ अगर बढ़ता जा रहा है तो क्या हुआ, वो कलर हमको दूर से दिख रहा है, और दूर से सबसे ज़्यादा जो दूर से वो कलर दिखेगा वो कौन सा होगा, लाल। उससे पास जो कलर दिखेगा वो होगा रेड और ऑरेंज। उससे पास कलर दिखेगा येलो। और अगर वो ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल पास पहुंच जाता है आइज़ के तो वो कौन सा होगा, ब्लू। तो ब्लू कलर क्यों जल्दी दिखता है, सबसे पास में दिखता है। आसमान का भी कलर हमको कैसा दिखता है, नीला, क्योंकि ये सबसे जल्दी क्या करता है, स्कैटर करता है। सबसे जल्दी ये स्कैटर करता है, यानी बिखरता सबसे जल्दी है। और बिखरेगा को जो कलर सबसे जल्दी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत छोटी। वेवलेंथ छोटी होने के कारण स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो वो दूर चारों तरफ फैल जाएगा, और इसलिए हमको आसमान दिन में नीले रंग का दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्योदय के कारण सूर्योदय के समय हम यहाँ खड़े होते हैं, और सूर्य हम कहाँ देखते हैं, यहाँ से उगता हुआ। तो सूर्य की दूरी हमसे दूर होती है, यानी कि यहाँ पर क्षितिज के पास, यानी कि जब होराइज़न पे हम देखते हैं सन को, तो सन जब यहाँ से राइज कर रहा होता है तो इसका डिस्टेंस हमसे काफ़ी दूर होता है। और जब हम सन बिल्कुल दिन में देखते हैं तो ये कैसा दिखता है हमको, वाइट कलर का, और आसमान में इसके कलर जो सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं वो कौन सा है, ब्लू। तो ब्लू कलर का हमको स्काई दिखता है। और सुबह हम जब देखते हैं स्काई तो हमको कैसा दिखता है, रेड कलर का, क्योंकि सूर्य अगर यहाँ पर दिखता, यहाँ पर सूर्योदय होता तो सन हमको कब कैसा दिखता, सुबह भी ब्लू कलर का यानी वाइट कलर का दिखता है, जिसमें विबग्योर के सारे कलर मिक्स हो जाते हैं। और सुबह भी हमको स्काई नीला दिखता है यहाँ पर भी। पर सन दूर है, इसीलिए जो इसका स्पेक्ट्रम है, जिस स्पेक्ट्रम में कौन सी निकल रही है, वाइट लाइट निकल रही है, उस वाइट लाइट का सूर्योदय के समय सबसे दूर से दिखने वाला कलर, जिसका साइज़ सबसे बड़ा है, सिर्फ वही दिखता है। बाकी के कलर बिखर जाते हैं जल्दी, और वो हमको सबसे दूर तक नहीं दिख पाते। तो सनराइज़ एंड सनसेट पर भी हम ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। तो ये डॉपलर इफ़ेक्ट से हमें पता लगता है
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे से दूर जा रहा है तो उसका कलर हमें चेंज किस में दिखता है, रेड कलर में। और अगर ग्रीन से हमको इंडिगो या फिर वॉयलेट कलर में उसका चेंज होते हुए दिखता है कलर अगले दिनों में, तो वो हमारे समीप आता जा रहा है। इसको हम कहते हैं अप्रोचिंग और इसको हम कहते हैं डिस्टेंसिंग। तो अगर कोई भी हमारे से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, हेवनली ऑब्जेक्ट यानी कि कोई तारा जो कई प्रकाश वर्ष दूर है, तो वो दूर जाते जाएगा तो उसका कलर जो है रेड की तरफ शिफ्ट होगा। इसको कहते हैं हम रेड शिफ्ट। और हम जब वो देखते हैं कि ब्लू की तरफ चलते जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट। तो ये ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट हमारा किस में आता है, डॉपलर इफेक्ट में। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। ये था हमारा ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट डॉपलर प्रभाव के कारण। तो जो डॉपलर प्रभाव किसके लिए यूज़ करते हैं, हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, उनकी डिस्टेंस को, उनकी दशा और दिशा को। तो खगोलीय पिंडों की स्थिति को आंकने के लिए हम डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हैं और इस डॉपलर प्रभाव से हम पता लगाते हैं कि हमारे खगोलीय पिंडों यानी हेवनली ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट कैसी है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आज जो हम ब्रह्मांड का विस्तार करते जा रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन से रिलेटेड क्या कुछ हमारे पास एविडेंस है? तो वो एविडेंस हमने ढूंढना शुरू किया था एक लैबोरेटरी में जो 1960s में बननी शुरू हुई थी। आप ये चीज़ नोट कर लेना, सर्न एक लैबोरेटरी है और आज भी ये यूनिवर्स में नहीं तो वर्ल्ड में पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा सिंगल यानी कि सिंगल इंजन है। आज वर्ल्ड में सिंगल और सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का ये आज सबसे लार्जेस्ट सिंगल इंजन है सर्न लेबोरेटरी में। इसका नाम क्या है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसका नाम है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और इस न्यूक्लियर रिसर्च में किया क्या गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम क्या था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। और इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उनको बहुत हाई स्पीड से घुमाया गया। ये 30 किलोमीटर लंबा एक साइक्लोट्रॉन है। फिजिक्स अगर किसी ने पढ़ी हो 11वीं 12वीं में तो उनको पता होगा साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन की तरह उन पार्टिकल्स को घुमाया गया और फिर स्पेस में छोड़ा गया। तब ये ऑब्ज़र्व किया गया कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ है जो ध्वनि की नहीं, प्रकाश की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है। और उस समय जिस पार्टिकल की खोज हुई, तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट से जिस पार्टिकल को खोजा गया वो हमारा पार्टिकल एक नया नाम के साथ आया। असल में वो क्या था, एक न्यूट्रिनो था। और उसको साइंटिस्ट ने जब खोजा तो उसका नाम क्या रखा कि यही है हमारे भगवान जिसको हम ढूंढ रहे थे। वो पार्टिकल जिससे हमारी विस्फोट हुआ बिग बैंग का। इस पार्टिकल में मान सकते हैं, ऐसा एजम्पशन किया गया कि गॉड पार्टिकल में ही विस्फोट हुआ होगा जिससे ब्रह्मांड फैलता गया। और इस गॉड पार्टिकल को जिसने डिस्कवर किया था उनको भी इसका श्रेय दिया गया। पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस इंगलट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने भारत के एससी बोस के सिद्धांत को ये यूज़ करते हुए इसको खोजा। और उनको क्या नाम दिया उस पार्टिकल को, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। दूसरा क्या नाम रखा गया इसका, गॉड पार्टिकल। तो सर्न लेबोरेटरी में, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये लैब हमारी कहाँ है, फ्रांस और बेल्जियम के बॉर्डर पे। फ्रांस और बेल्जियम के ये दोनों देश कहाँ हैं भाई, यूरोप में। तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट चला लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, उसमें एक गॉड पार्टिकल की खोज हुई और न्यूट्रिनो बीम उसमें हमारी निकली। तो न्यूट्रिनो से हमें क्या पता लगा कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, हमारे हिंदुस्तान में विकास चल रहा है तेज़ी से, और वो विकास तेज़ी से चलता चलता साउथ इंडिया में जाके अटक गया। और तमिलनाडु एक राज्य है, कौन सा राज्य है भाई, तमिलनाडु। इस तमिलनाडु राज्य में बहुत सारे साइंटिफिक काम होते हैं और यहीं पर एक सिमिलर न्यूट्रिनो लैब बनाने का
प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए फंड अभी पास हो चुका है, ना जाने कब तक बनेगी। तो तमिलनाडु में आप करंट अफेयर में रट सकते हैं इस चीज़ को कि एक सिमिलर न्यूट्रिनो लैब बनाने की शुरुआत भारत में भी हो चुकी है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ से ब्रह्मांड वाले टॉपिक से, जो आपको याद रखना है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्रोत यानी कि उसके एविडेंसेस वगैरह अगर हम देखें कि कहाँ से मिले हैं, कुछ प्रूफ वगैरह भी किया है कि नहीं। ऐसा ही हम बोले जा रहे हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो वो फैलने की शुरुआत कहाँ से हुई, जो बिग बैंग हमने पढ़ा था उसको चेक भी करेंगे नहीं, तो वो चेक हमारा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सन है हमारा, ये कैसा है, इसके अंदर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है, ये इसका कोर है। और इसके कोर में क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। अब ये हाइड्रोजन और हीलियम जो यहाँ पर है, हीलियम तो किसी से रिएक्ट करती नहीं हुई, हीलियम किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। तो हीलियम सन की जितनी भी बड़ी बड़ी लेयर हैं, कई लाख किलोमीटर का इसका व्यास है और कई हज़ारों किलोमीटर का इसका जो रेडियस है, उसके अंदर ये दबी हुई है हीलियम हाई प्रेशर में, और ये हीलियम बढ़ती जा रही है। सन को कितने साल हो चुके हैं, 5 बिलियन ईयर्स, 5 खरब वर्ष की उम्र है अभी सन की, और ये आधी हुई है, मतलब इतना और चलेगा। तो 5-5.5 खरब वर्ष हमारे सूर्य को हो चुके हैं। और इस सौर मंडल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस कोर में क्या है, हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते जा रही है। और जहाँ पर भी हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन प्लस मिल रही है खाली, ये दोनों आपस में मिलती जा रही हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना रही है, हीलियम। और ये हीलियम जो इस हाइड्रोजन के मिलने से जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकली है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं हीलियम से टकरा रही है, फिर वो इसको तोड़ रही है, और ये जब अलग होती हैं तो फिर वो मिलके हाइड्रोजन बनाती है, हाइड्रोजन के साथ मिलके। तो ये जो यहाँ पर खिचड़ी चल रही है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। और इस न्यूक्लियर रिएक्शन के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है फ्यूजन और एक होता है फिशन। तो न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ, नाभिकीय। न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ, नाभिकीय। और फ्यूज जब होते हैं, इनको कहते हैं संकलन, ठीक है। और फिशन को क्या कहते हैं, विखंडन, ठीक है भाई। तो विखंडन हमारा क्या हुआ कि जब 2 न्यूक्लियस एक से अलग होते हैं, ठीक है। तो फिशन का मतलब क्या हुआ, टूटना। और फिशन का फ्यूज़ का मतलब क्या हुआ, जुड़ना। तो जुड़ते हैं जब हमारे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो हमारी बनती है हीलियम। और जब हमारा फिशन होता है तो ये हमारी हीलियम टूट जाती है और ये हाइड्रोजन प्लस में बन जाती है। इसका केमिकल एक्सपेरिमेंट हम यहाँ नहीं करेंगे, वरना ये ज्योग्राफी की जगह हम केमिस्ट्री में चले जाएंगे। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम से ये कोर में बनने वाली ऊर्जा बाहर निकलती है, तो हमारा पूरा सूर्य जो है चमकता है। और इस सूर्य के चमकने से हमारा सन ग्लो करता है, और उस ग्लो करने से हमारे यहाँ पर रोशनी आती है और हमको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसी रोशनी में हम काम करते हैं। और उस रोशनी पे जब एक अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हम जलते भी हैं। जलते क्यों हैं, क्योंकि पैसे का नुकसान होता है। नुकसान किसका होता है, एलोन मस्क का, उसकी 40 सैटेलाइट फूक गई थी अभी हाल ही में, हो गया ना, कई करोड़ों का नुकसान, बिलियन डॉलर में नुकसान हुआ था। तो वही चीज़ें हमको यहाँ पढ़नी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं सन को, हमारा कोई ना कोई इससे लेना देना है। सूर्य की परतों को पढ़ रहे हैं, सूर्य के वायुमंडल को पढ़ रहे हैं, भाई इन्वेस्ट भी तो कर रहे हैं। हम स्पेस में चीज़ें भेज रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई नुकसान होगा तो हमारा आर्थिक नुकसान है, इकोनॉमिक लॉस है। भारत भी अपनी सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, अगर भारत कल को अच्छे इक्विपमेंट ना बना के उन सैटेलाइट्स में ना डाले तो कल को वो भी फूक जाएंगे, एक सौर तूफान आएगा और वो सारी सैटेलाइट ख़राब। तो कहाँ गया हमारा इन्वेस्टमेंट। फिर कहते हैं कि जनता का पैसा है, ऐसे ही ख़राब कर दिया। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर नहीं टिका है। हमारा एग्ज़ाम बस पेपर पास करने के लिए टिका है और उतना ही हमको पढ़ना है। तो सन का जो कोर है उसके अंदर बनने वाली हाइड्रोजन प्लस हीलियम के रिएक्शन से जो हीलियम है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब ये हीलियम हाई प्रेशर के अंदर कन्वर्ट होती है किस में, कार्बन में। और कार्बन का नेचुरल कलर कैसा होता है भाई, ब्लैक।
इस बोर्ड को तुम फूंक दो, आग लगा दो इसमें, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा भाई। तो नेचुरल चीज़ का जिसमें भी जीवाश्म होता है यानी जीव होते हैं, ये पेड़, ये भी तो कभी किसी पेड़ का भाग था, तो जहाँ पर भी जीवाश्म मिलेगा यानी जीव जंतु मिलेंगे, और उस नॉन लिविंग या लिविंग थिंग को अगर आप जला दोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, असली रूप आ जाएगा। और वो असली रूप किसका दिखेगा सबसे ज़्यादा, कार्बन कंटेंट। और कार्बन हमारा नेचुरल कलर कैसा दिखता है भाई, ब्लैक। तो ऐसे ही ब्लैक होल बनते हैं। ये सारी हीलियम जब भर जाएगी इसमें और हाइड्रोजन सूर्य की ख़त्म हो जाएगी तो ये भी हमारा ब्लैक होल बनेगा। पर ब्लैक होल बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है। वो एलिजिबिलिटी क्या है हमारी, कि हमारे सूर्य से कम उसका 3 गुना साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो वो 3 गुना साइज़ तो हमारे सन का है नहीं। अब जिन जिन तारों का सूर्य से 2.5-3 गुना साइज़ बड़ा होगा, उनकी बाहर वाली लेयर क्या होगी, सुपरनोवा में फट जाएगी, और अंदर वाला जो है संकुचन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा सन क्या होगा, ये सिर्फ सुपरनोवा में एक्सप्लोड होकर पूरे सोलर सिस्टम को खा जाएगा, जिसको अभी हमने रिटायरमेंट से पहले और एसएससी के लिए पढ़ना है। चलिए अभी हम देखते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम इसके कोर में है, और कोर से जो ऊर्जा बनती है वो सूर्य की आखिरी लेयर में जाती है, जिसको हम कहते हैं रेडिएटिंग जोन। रेडिएटिंग का मतलब क्या होता है, विकिरण। इसको हिंदी में हम कहते हैं विकिरण। और विकिरण क्या होता है कि किसी भी ऊष्मा का प्रभाव होता है, ऊर्जा के प्रभाव को कहते हैं। इसको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, पर अभी देखते हैं कि जो यहाँ पर कोर में एनर्जी बन रही है वो कैसे आती है बाहर। यहाँ पर छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े सेल्स की फॉर्म में, यहाँ तो छोटे दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं कन्वेक्टिव सेल्स, यानी कि ये क्या होती हैं, संवहनीय कोशिकाएं। संवहनीय क्या होती हैं भैया, कोशिकाएं। और इन संवहनीय कोशिकाओं के रूप में हमारी सूर्य के केंद्र से ऊर्जा किन्हीं संवहनीय कोशिकाओं से भारी मात्रा में, हैवी अमाउंट में बाहर आती है। और ये बाहर आती है तो ये फिर बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में निकलती है। ऐसे देखा होगा आपने, सूर्य पे निकलती हैं कुछ इस तरह, ये ऐसे ऐसे गोल गोल, ऐसे बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं। और ये बड़ी बड़ी लपटें कहाँ चलती हैं, फिर हमारी अर्थ की तरफ, प्यारी धरती की तरफ चलती हैं, जहाँ पर ये ऐसा सोचती हैं कि यहाँ से सारा प्रशांत महासागर का पानी लेके वापस आएंगे खींच के। तो ये जो आग की लपटें निकलती हैं, इनको पढ़ने का काम भी किसी ने किया, इनको लपटों को समझने का काम भी किसी ने किया। तो वो सूर्य के जो चारों लेयर हैं उनके बाद हम देखेंगे। अभी जो ये एनर्जी निकल रही है इसको एक और लेयर से गुजरना है, उसको हम कहते हैं क्या भाई, ये है कन्वेक्टिंग जोन। ये कौन सा अब अगली लेयर, कन्वेक्टिंग जोन। तो सन के अंदर 3 लेयर हो गई भाई। एक हो गई संवहनीय पेटी जो सबसे ऊपर है, जिसको हम कह सकते हैं कि अर्थ का हमारा क्या है, हम पृथ्वी पर भी देखते हैं ना, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। तो ऐसे ही जो इसकी क्रस्ट है वो कौन सी हो गई, कन्वेक्टिंग जोन। मेंटल इसका कौन सा हो गया, रेडिएटिंग जोन, यानी कि विकिरण पेटी। और विकिरण पेटी के नीचे क्या है, क्रोड, यानी सूर्य का क्रोड, कोर जिसे हम कहते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जो बाहर आते आते घट जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस तक, जो सन की सतह का तापमान है। अब इस सतह से निकलने वाली ऊर्जा, जो कोर से एनर्जी निकल रही है, ये इक्वली चारों तरफ निकलती है, बट देर आर सम स्पेशल सेल्स थ्रू विच दीज एनर्जीज लिबरेट इन अ हैवी अमाउंट। तो भारी ऊर्जा, भारी मात्रा में ये ऊर्जा कुछ संवहनीय कोशिकाओं से बाहर आती है, और ये संवहनीय कोशिकाओं से जो ऊर्जा बाहर आ रही है कन्वेक्टिव सेल से, ये क्या करती है, ये पूरे सन के वायुमंडल को चार्ज रखती है, बिल्कुल बैटरी फुल रहती है यहाँ पर सन की हर टाइम। तो जो ये चार्ज पार्टिकल सूर्य के वायुमंडल में रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। इस क्रोमोस्फीयर की ऊपर वाली लेयर होती है फोटोस्फीयर, क्रोमोमंडल। और ये कौन सा होता है हमारा, फोटोमंडल। फोटो वाले वो स्नैपशॉट वाला नहीं भाई, ये फोटो होता है फोटॉन्स, जिसको हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल, जिसको आयनित कण कहते हैं। ये होता है कौन सा, सूर्य का वायुमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोमंडल। और इस फोटोस्फीयर
कि सबसे जो ब्राइट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, यानी कि सूर्य की सबसे प्रकाशित परत, उसको क्या कहते हैं, CORONA, कोरोना। तो कोरोना 2019 से पहले क्या होता था, सूर्य की सबसे प्रकाशमय परत, यानी कि जो कोरोना है वो सन की क्या है, ब्राइटेस्ट लेयर। क्या है ये, ब्राइटेस्ट लेयर है, इसके एटमॉस्फेयर की बाउंड्री पर पाई जाती है। और इस कोरोना में जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो सब एक ब्राइट रिंग की तरह दिखते हैं। कब, कोरोना हमको कब दिखती है भाई, एक्लिप्सिस में। कब दिखती है, ये लिख लेना पॉइंट, कि एक्लिप्सिस यानी कि ग्रहण के समय। जब भी हमारा एक्लिप्सिस, चंद्र ग्रहण नहीं, सन वाला सोलर एक्लिप्स जब लगता है तो हमको चारों तरफ एक रिंग दिखाई देती है और उसी रिंग को कहते हैं कोरोना। और वो जो रोशनी निकलती है, वो जो लाइट निकलती है, वो बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी आइज़ के लिए, मोतियाबिंद कर सकती है। याद रखना, कभी भी नंगी आंखों से इस कोरोना को देख मत लेना। ये आइज़ हमारी आंखों में क्या कर सकती है भाई, कैटरैक्ट, ठीक है। तो कैरेट नहीं, ये गलत लिख दिया, CATA, कैटरैक्ट, जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। तो आँखों में रतौंधी आ सकती है, तो हमारी आंखें ख़राब भी हो सकती हैं। रेटिना हमारी इतनी पावरफुल है नहीं कि इस कोरोना को झेल जाएगी। शायद इसीलिए ही इस बीमारी का नाम, जो कोविड हम जो पॉपुलरली जानते हैं, तो इसलिए कोरोना रखा गया, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती है। और ये जो हार्मफुल कोरोना है, ये हमको जब चारों तरफ से ढक लेती है सोलर एक्लिप्स के, सूर्य ग्रहण के टाइम सूर्य को, तो तब ये जो ब्राइट रिंग दिखती है, इसको क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग इफेक्ट। तो ये याद कर लेना भाई कि डायमंड रिंग इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है। तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, डायमंड रिंग इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, सोलर एक्लिप्स से, ठीक है भाई। तो तुम्हारा जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है वो है डायमंड रिंग इफेक्ट, कि जो हमारा डायमंड रिंग वाला इफेक्ट दिखता है, प्रभाव दिखता है, वो सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ है। किससे संबंधित है, कोरोना, जो सन के वायुमंडल की, सूर्य के वायुमंडल की सबसे प्रकाशमय परत है, उसके किस में पाई जाती है, क्रोमोमंडल में, जिसे सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। सूर्य में हमारी 3 परतें हैं, कोर, रेडिएटिंग और कन्वेक्टिंग जोन, विकिरण और संवहनी पेटी। इस कोर से बनने वाली ऊर्जा अब हम देखते हैं भाई किस काम आती है। तो ये जो सन से बनने वाली ऊर्जा है, ये किस काम आती है, ये ऐसे सेल्स की फॉर्म में यहाँ से निकलती है। और सेल्स की फॉर्म में जब यहाँ से निकलती है तो ये हमारे आग की बड़ी बड़ी लपटों में निकलती है। और उन आग की बड़ी बड़ी लपटों को हम क्या कहते हैं भाई, ये होती है प्लाज्मा। क्या कहते हैं इसे, प्लाज्मा। हिंदी में भी इसे कहेंगे प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारी क्या है, चार्ज पार्टिकल के बुलबुले, बबल्स ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ सोलर रेडिएशन। अब ये रेडिएशन जब निकलती है तो ये प्लाज्मा के मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड और पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब इनके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये मैग्नेटाइज्ड भी होते हैं, क्या, चुंबकीय, चुंबकीय भी होते हैं, और ये ध्रुवीय भी होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय भी होते हैं। मतलब इनके अंदर भी कहीं हो सकता है यहाँ नॉर्थ पोल हो और इनके अंदर यहाँ पर साउथ पोल हो। और ये जब हमारी पृथ्वी के यहाँ पर भूचुंबकीय क्षेत्र से आकर टकराते हैं तो वो इसको तोड़ देते हैं। यहाँ से तोड़ देंगे भाई, यहाँ से तोड़ देंगे। और जब ये तोड़ने के बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो ऐसे ऐसे जा रही है, ये फिर कहाँ जाएंगी, पीछे की तरफ जाएंगे। और पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से वो चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा। इनके अंदर मैग्नेटिक लाइन तो है नहीं, खाली चार्ज पार्टिकल भी हैं इनके अंदर जो सन ने दिए भेजे हैं हमारी पृथ्वी की तरफ। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आते हैं, ये चार्ज पार्टिकल आके टकराते हैं यहाँ और फिर ये फ्लो करते हैं वापस इधर। और ये सारे पार्टिकल यहाँ पर मैग्नेटिक पोल के ऊपर, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और यहाँ पर नीचे कौन सा, मैग्नेटिक साउथ पोल, यहाँ पर। और ये मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ और साउथ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे 60 डिग्री 65 डिग्री लैटीट्यूड पर, अक्षांश पर। वहाँ पर ये कुछ करते हैं डांस वांस, वो बाद में देखेंगे। पर अभी ये जो मैग्नेटाइज्ड चार्ज पार्टिकल के बबल्स हैं, इनको प्लाज्मा कहते हैं। और इनको कभी कभी हम, जब ये हैवी अमाउंट में निकलते हैं तो क्या कहते हैं, सोलर विंड, इनको कहते हैं सोलर
फ्लेयर, और इनको कहते हैं सौर तूफान। और ये सौर तूफान जब हमारे पृथ्वी पर आते हैं तो ये भूचुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये लिख लेना भाई, किसको प्रभावित करते हैं? भूचुंबकीय, पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और ये इसको प्रभावित करते हुए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में प्रकाशमय तरंगों को निर्माण करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं लाइटनिंग बाय द इंट्रैक्शन विद द गैसेज इन अपर एटमॉस्फेयर, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑरोरा। क्या कहते हैं उनको? ऑरोरा। ये ऑरोरा क्या है? वायुमंडल में प्रकाशमय तरंगे हैं जिनका ये निर्माण करते हैं। ऑरोरा क्या है भाई? लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग वेव्स इन अपर एटमॉस्फेयर। क्या है ये? लाइटनिंग वेव्स इन अपर एटमॉस्फेयर, ऊपरी वायुमंडल में प्रकाशमय तरंगे। तो ये ऊपरी वायुमंडल में प्रकाशमय तरंगों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑरोरा। और यही ऑरोरा जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखती हैं, यानी कि ये हमारा कौन सा है? इक्वेटर, और यहाँ पर नॉर्दर्न पोल, यहाँ पर हो गया सदर्न पोल। उत्तरी गोलार्ध में इनको क्या कहते हैं? बोरियालिस, यानी कि ऑरोरा बोरियालिस। और नीचे हम क्या कहते हैं? नीचे हमारा इधर ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर इनका क्या नाम हो जाता है? ऑस्ट्रालिस। तो ऑस्ट्रालिस और बोरियालिस किसकी? ऑरोरा की। जितनी ज़्यादा चमकती हैं, यानी कि इनका बढ़ना क्या दिखाता है? कि ज़्यादा आ रही हैं प्लाज्मा, ज़्यादा आ रहे हैं सौर तूफान, ज़्यादा आ रही हैं सोलर विंड, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड खराब होती है, उतनी ही ज़्यादा हमारे ग्लोब पर क्या बढ़ती है? हीट बढ़ती है। अब ये हीट तो बढ़ गई, जो ये प्लाज्मा यहाँ से निकली थी, इस प्लाज्मा ने क्या किया है? यहाँ से जब ये सन की एटमॉस्फेयर से निकली थी तो इसने पीछे कुछ ठंडा वायुमंडल छोड़ दिया। क्यों ठंडा वायुमंडल छोड़ दिया? क्योंकि जब हमारी ऑरोरा बनाने वाली हीट वेव्स लेकर मैग्नेटाइज्ड चार्ज पार्टिकल के साथ जो सोलर विंड निकली थी, इन सोलर विंड्स ने जब सन की सरफेस से एग्ज़िट किया, तो एग्ज़िट करने के बाद दो काम हुए। जब ये कोर से चली थी कन्वेक्शनल करंट की फॉर्म में, तो ये ऐसे चली, यहाँ से निकली है, और यहाँ से एक बड़े से बुलबुले निकले, ये बड़े बुलबुले निकले इसके लपटों के। अब सूर्य का जो ग्रेविटी का फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सन से आने वाले मैटर को, सन से आने वाले निकलने वाले मैटर को कभी भी सन रोक नहीं पाता बाहर जाने से। वो कि वो बाहर कभी नहीं जाने दे पाता, वो अपनी तरफ वापस खींच लेता है। मान लेते हैं कि सन से जो भी हमारे पास रिसोर्स आ रहे हैं, मैटर आ रहा है, गैसेस आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, एक्स गामा अल्फा बीटा जो भी आ रहा है, अगर वो कंटिन्यूसली 5 खरब वर्ष से आता रहता तो सन तो कब का ख़त्म हो जाता। पर सन तो आज भी है और अगले 5 खरब साल तक और रहेगा। तो सूर्य से आने वाली जो भी प्रकाशमय किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट लाइटनिंग रेज हैं, वो सारी वेव्स एनर्जी लेकर चली जाती हैं कहाँ? स्पेस में। और सन के जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं भाई? द्रव्य, यानी कि पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को सन वापस अपने इसमें एटमॉस्फेयर में खींच लेता है वायुमंडल से। ये वायुमंडल है सन का, और इस वायुमंडल से ही ये एनर्जी तो बाहर लिबरेट हो जाती है, एंड सन पुल्स बैक द डस्ट पार्टिकल्स बैक इनटू इट्स एटमॉस्फेयर। तो जो गैसेस हैं, वो गैसेस हमारी वापस डस्ट पार्टिकल के साथ इसकी सरफेस पे गिरती हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्टिंग जोन। और इस पर जब ये गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि ये डार्क स्पॉट्स बन गए यहाँ पे। ये डार्क स्पॉट क्यों लगते हैं?
क्योंकि एनर्जी तो जो वो हीटिंग मटेरियल था जो सन की सरफेस पे ग्लोइंग कर रहा था, वहाँ से वो एनर्जी तो स्पेस में चली गई। पीछे जो सन ने खींचा वो क्या था, ठंडे डस्ट पार्टिकल। वो ठंडी क्यों हुई, क्योंकि इनसे एनर्जी निकल चुकी है। अब वो ठंडे डस्ट पार्टिकल जब वापस सन की सरफेस पे गिरेंगे तो पूरा ग्लोइंग सन है, और उस पूरे ग्लोइंग सन पर जब छोटे से नहीं बहुत बड़े एरिया लगता है, वो 2-3 पृथ्वी आ जाएंगी, उतना बड़ा एरिया होता है। तो उतने बड़े एरिया में जब ये डस्ट पार्टिकल सन पे हमें दिखेंगे ठंडे होकर गिरते हुए सन की सरफेस पे, तो ये ऐसा लगेगा कि ये क्या हैं, कूल पैचेस हैं। क्या हैं, कूल पैचेस हैं, ठंडे क्षेत्र हैं। ये क्या हैं, ठंडे, ये क्या हैं भाई, ठंडे क्षेत्र हैं हमारे सूर्य की सतह पर। तो ये ठंडे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, हम इनको पॉपुलरली कहते हैं सन स्पॉट्स। जैसे हमारे पिंपल होते हैं ना भाई, तो ऐसे ही सन के भी पिंपल होते हैं। और सन की सरफेस पे जो ये पिंपल निकलते हैं सन के मुंह पर, तो सूर्य के चेहरे पर इन पिंपल्स को हम कहते हैं सन स्पॉट, और इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं भाई, सौर धब्बे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से सन के बारे में याद करने का कि ये सन स्पॉट हमको कितने टाइम बाद वापस दिखते हैं, तो वो कितनी अवधि है, 11 साल की। यानी कि 11 वर्ष में हमारे सौर धब्बे उसी पॉइंट पर पृथ्वी से उसी जगह पर सन पे वापस दिखते हैं। तो यानी कि एक सौर धब्बा, ऐसे हज़ारों धब्बे हैं सूर्य के वायुमंडल में, सूर्य की सतह पर जो हमें दिखते हैं, और वो 11 साल बाद वही सौर धब्बा हमको वापस दिखता है। अब सन स्पॉट का एक साइकिल बन चुका है, यानी 11 साल बाद हमको ये वापस दिखेंगे। तो ये हमने कब से ऑब्ज़र्व करने शुरू किए थे, 1775 से, और अब तक हम 35 सन स्पॉट साइकिल पूरे कर चुके हैं। और करंट कौन सा चल रहा है भाई, 36वां। ये याद कर लेना, करंट हमारा सन स्पॉट, करंट सन स्पॉट साइकिल, यानी कि जो वर्तमान सौर धब्बा चक्र चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सौर धब्बा, सौर धब्बा चक्र। जो वर्तमान में हमारा चल रहा है वो कौन सा है, 36वां। और ये 36वां सनस्पॉट साइकिल हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कब से शुरू हुआ था सनस्पॉट साइकिल, करंटली 2019 से शुरू हुआ था और ये 2030 तक चलेगा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक, जो ये सनस्पॉट एक्टिविटी है यानी कि सौर धब्बों का एक जो आवरण है वो बढ़ता जाएगा, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी, हमारे मिड टाइम तक, वो आएगा 2025 तक। तो सन के 25 तक क्या बढ़ेंगे, सनस्पॉट दिखने ज़्यादा अमाउंट में, उसको हम कहते हैं सोलर मैक्सिमा। तो ये सोलर मैक्सिमा क्या होगा, जब हमारी सनस्पॉट एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सनस्पॉट्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमा। और ये मैक्सिमा हमारा कब तक चलेगा, 2025 तक। 2025 के बाद क्या होगी, ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी, ठंड नहीं पड़नी शुरू हो जाएगी, सन के जो ये स्पॉट्स हैं ये दिखने कम हो जाएंगे, यानी कि सौर तूफान कम हो जाएंगे। और उसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, सोलर मिनिमा। तो सोलर क्या होगा, हमारा मिनिमा शुरू होगा। तो ये मिनिमा हमारा कब तक चलेगा, 2030 तक। 25 से शुरू होगा, फिर ये 30 तक चलेगा, और ऐसे ये 11 साल का हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट थी हमारे सन के बारे में। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक है यहाँ पर कि सन के बारे में ये सब वेव्स जो पड़ी हैं वो किसने पड़ी हैं, सोलर सैटेलाइट पार्कर ने। तो पार्कर ऐसा सन पर छोड़ा गया नासा के द्वारा। कब छोड़ा गया था भाई, 2016 में। ये सोलर प्रोब है, सोलर सैटेलाइट, जो अभी भी सन को पढ़ रहा है। 2025 तक ये वीनस के आसपास हमारा मंडराता रहेगा। पर अभी ये वीनस और अर्थ के बीच में हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ये भी इतना कैपेबल नहीं है कि सन के पास मरकुरी जितना जा सके। तो ये सारे हमने सन के बारे में चीज़ें पढ़ी। ये हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ पहला अध्याय है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सन के फैमिली को जो 8 प्लैनेट हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या क्या है। सन के बारे में जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सैटेलाइट से जुड़ी हुई और प्लैनेट से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्लैनेट क्या है। सन तो हमने देख लिया, हमारा सबसे पहला
और सबसे नज़दीक तारा है, एक स्टार है। इसके साथ जो हमारे 8 प्लैनेट जुड़े हुए हैं यानी कि 8 ग्रह, इस ग्रहों की परिभाषा 8 प्लैनेट्स की डेफिनेशन ये क्या दी थी और किसने दी थी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्था ने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्था ने, ये संस्थान कहाँ पर है? ये संस्थान हमारा हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। पेरिस किसकी? फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर है पेरिस में। इन्होंने क्या किया? 2006 में ग्रह की परिभाषा दी। क्या दी? डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, कि प्लैनेट हम किस चीज़ को कहेंगे। तो प्लैनेट की कंडीशंस दी इन्होंने 3, और वो 3 कंडीशंस क्या थी? कि सबसे पहली बात, इसका एक स्फेरिकल शेप होना चाहिए, ऐसे कुछ उबड़ खाबड़ आलू टमाटर जैसा नहीं। तो स्फेरिकल शेप क्या है? एक मैंडेटरी चीज़ बनाई गई कि इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? प्लैनेट। तो अगर उबड़ खाबड़ कुछ है तो वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन, ये तो थी पहली। दूसरी कंडीशन क्या दी? कि जो वो प्लैनेट है वो किसी स्टार के चारों तरफ क्या करना चाहिए? रिवॉल्व, मतलब कि उसका ऑर्बिट किसके चारों तरफ होना चाहिए? ऑर्बिट को क्या कहते हैं हम? परिक्रमा या फिर इसकी कक्षा। तो कक्षा क्या होनी चाहिए हमारे ग्रह की? किसी तारे के चारों तरफ होनी चाहिए, ना कि किसी उपग्रह के या दूसरे ग्रह के चारों तरफ। अगर वो किसी प्लैनेट के यानी कि किसी ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। तीसरी कंडीशन जिसने प्लूटो को बाहर कर दिया वो क्या थी? कि इट शुड नॉट कट ऑर्बिट ऑफ अनदर प्लैनेट। क्या है? ऑर्बिट ऑफ अनदर प्लैनेट, किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को या ऑर्बिट को नहीं काटना चाहिए, किसी दूसरे ग्रह के पथ को ये नहीं काटना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट पर चल रहा था कुछ सालों तक, तो प्लूटो को जो है बाहर कर दिया गया ग्रहों की सूची से, और उसको कहा गया कि यह एक क्षुद्र ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, तो ये हमारी 14 नवंबर के आसपास हमारी ये परिभाषा दी थी 2006 में अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय संस्थान ने। चलिए अब देखते हैं हमारे ग्रह कौन कौन से हैं और उनके बारे में क्या विशेषताएं हैं। तो जो सूर्य का मंडल है जिसको हम कहते हैं सौर मंडल, और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में खास बात क्या है? सबसे पहली खास बात यह है कि जो 4 प्लैनेट पहले के हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, तो यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो हमारे 4 प्लैनेट्स हैं। मरकुरी हमारा है सबसे छोटा, ये कौन सा है? अभी वर्तमान में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे हमारा क्या है भाई? सबसे छोटा है। इसका डायरनल टेम्परेचर यानी दिन रात की अवधि में अंतर सबसे ज़्यादा है। इसको क्या कहते हैं? डायरनल टेम्परेचर, यानी कि दिन के टाइम इसका 400 डिग्री तक पहुंच जाता है और -200 के आसपास रात को टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर का डे नाइट में डिफरेंस जिसको हम कहते हैं डायरनल टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम ऑन द मरकुरी बिकॉज इट्स बीइंग क्लोजेस्ट टू द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? वीनस हमारा, अच्छा एट प्रेजेंट हमारा मरकुरी सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्या आ गया? वीनस को हम क्या कहते हैं? हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। हॉटेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस के बारे में आप सबने सुना होगा, किसकी वजह से होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसके वायुमंडल में मिलती है 96.5%, जो अवशोषित करती है सूर्य से आने वाली सारी किरणों को, गैस रेडिएशंस को। तो वीनस का एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, जिससे यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसको कहते हैं सबसे गर्म ग्रह पूरे सौरमंडल का।
और चमकीला क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर मिलते हैं हमारे सल्फर के बादल जो बनाते हैं एरोजोल, जिनकी मात्रा है सल्फर की यहाँ पर 3.5% इसके वायुमंडल में। तो ये बादलों का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के बादल इस पूरे वीनस के वायुमंडल में फैले हुए हैं। और उस वायुमंडल में इनके बादलों से क्या होती हैं, सूर्य की जितनी भी किरणें पड़ती हैं उनकी 70% लगभग परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस रिफ्लेक्शन के कारण ये हमारा कैसा है, सबसे ब्राइटेस्ट है। वीनस की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगला आता है हमारा पृथ्वी, जिसकी इकलौती सैटेलाइट है मून। इसकी रैंक अगर हम लार्जेस्ट देखें तो कैसी है, 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। मून के बारे में हम मोटी मोटी 2-4 बातें अब देख लेते हैं मंगल पे जाने से पहले। तो ये बातें थी हमारी वीनस के बारे में। अब आइए चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी को तो हम विस्तार से पढ़ेंगे ही, चंद्रमा के बारे में हमारी कुछ बातें क्या हैं। मून जो है लगभग पृथ्वी से हमारा 3,84,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी के बीच का इसकी दूरी औसतन कितनी है, 3.84 लाख किलोमीटर। ये भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार पथ पे घूमता है, यानी कि ये इसकी परिक्रमा नहीं है। चंद्रमा इस प्रकार से हमारी परिक्रमा करता है। और कितने दिन लेता है ये, 27 दिन। 27 डेज मून टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। चांद पर अगर हम बात करें, 1/4 इसका क्या है, साइज़ है। 1/6 इस पर क्या है, ग्रेविटी है। 1/4 साइज एंड 1/6 ग्रेविटी कंपेरेटिव टू अर्थ। पृथ्वी के कंपैरिजन में हमारी 1/4 इसका साइज़ है और 1/6 इसके गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा के ऊपर, जितना हम पृथ्वी पर अपना भार महसूस करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें, अगली चीज़ चंद्रमा के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि चंद्रमा से लाए गए जो भी सैंपल थे मंगलयान द्वारा लाए गए, चंद्रमा की जो आयु है वो कितनी है, 4.54 बिलियन ईयर्स, जबकि हमारी पृथ्वी की कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स, खरब वर्ष। मतलब कि चंद्रमा जो है वो 40 लाख साल पुराना है पृथ्वी से। यानी कि जो हमारा डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि प्रशांत महासागर हमारी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा गड्ढा है, वो हो सकता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है, वो सिद्धांत अब गलत साबित हो चुका है। ऐसे हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे पास एविडेंसेस हैं फ्रॉम द लूनर रॉक्स ब्रॉट बाय द lunar mission Mangalyaan sent by India. So we have the evidences that moon was formed way ahead before the earth was created by a cloud of gases and dust. So let's move forward. So moon के बारे में क्या है important कि चंद्रमा का हम मैक्सिमम 59% ही फेस दे सकते हैं। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ही रिपीटेड एग्जाम्स में, जो तुम्हारे वनडे एग्जाम्स हैं उनमें हमारा ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रमा का हम पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, और पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा हमें मैक्सिमम कितना दिखता है, 59%। दूसरी चीज़ चंद्रमा के बारे में क्या है महत्वपूर्ण कि ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जब घूमता है तो ये भी किसी दिन क्लोजेस्ट होता है और किसी दिन ये फारदेस्ट होता है। तो क्लोजेस्ट को हम क्या कहते हैं, फारदेस्ट को हम क्या कहते हैं, ये डे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हर महीने रिपीट होता है। पर उस घटना को हम क्या कहते हैं, जब सबसे समीप होता है चंद्रमा पृथ्वी के, उसको कहते हैं पेरी जी, और फारदेस्ट जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोजी। ये हिंदी और इंग्लिश में एक जैसा ही है, पेरीजी एंड एपोजी। तो इतनी चीज़ें चंद्रमा के बारे में हमें याद रखने की हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चंद्रमा के बारे में इतना ही। अब जो पृथ्वी के बाद अगला ग्रह है हमारा वो है मंगलयान। मंगल का हमारा कलर किसकी वजह से है, रेड कलर हमारा आयरन ऑक्साइड की वजह से। जो हमारा जंग लगा हुआ लोहा होता है, आयरन ऑक्साइड, रस्टेड आयरन, उसकी वजह से हमारा कैसा कलर है इसका, रेड। अब इसके 2 सैटेलाइट्स जो है नेचुरल, एक है फोबोस, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह इसके कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। ये बस इसके बारे में इम्पोर्टेंट भी नहीं है, याद रखना चाहो तो याद रख लेना। अगला हमारा क्या है, मंगल और जुपिटर के बीच, यानी कि ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, इसके बीच में हमारे कुछ
ऊबड़ खाबड़ अलग अलग साइज़ के उल्कापिंड हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट, जो हमारे मंगल और जुपिटर के बीच सौर मंडल के चारों तरफ एक कक्षा में घूम रहे हैं। वो कौन सी है, हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट, उल्कापिंड पेटी। तो ये हमारी उल्कापिंड क्या है, उल्कापिंड पेटी। और ये उल्कापिंड पेटी में क्या घूम रहे हैं, हमारे एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या है, लार्ज साइज स्टोन्स वंडरिंग इन द ऑर्बिट इन अ स्पेसिफिक बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर अराउंड द सन। सो दीज आर लार्ज स्टोन्स। और इस एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़ा हमारा एस्टेरॉयड कौन सा है, सेरेस। इसको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये तुम्हारे पिछले सीजीएल में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो चलिए, सेरेस इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके साथ साथ हम एस्टेरॉयड के साथ एक चीज़ और देखते हैं कि जब कोई ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो क्या कहलाता है, एस्टेरॉयड। अगर इस एस्टेरॉयड से कोई भी पत्थर बाहर निकल जाता है, मान लीजिए जुपिटर की तरफ खींच लिया या पृथ्वी ने, मंगल ने अपनी तरफ खींच लिया, तो वो क्या बन जाता है, मीटियोरॉयड। मीटियोरॉयड क्या है, जब कोई उल्कापिंड अपनी कक्षा से बाहर निकल आता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, by the gravity of any other planet, so it is called as meteoroid when it leaves its orbit। तो क्या बन जाएगा, मीटियोरॉयड। जब ये मीटियोरॉयड हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद इसको क्या कहेंगे, इट विल कॉल्ड एज मीटियोर। एंड रिमेंबर हमेशा कि मीटियोर शावर होता है, मीटियोराइटिक शावर नहीं, मीटियोर शावर होता है। उल्कापिंड हमारी जो ये है धूम, जो जो वर्षा होती है वो मीटियोर्स की होती है। उल्कापात जिसे हम कहते हैं, तो उल्कापात, मीटियोर शावर, इसको हम क्या कहते हैं, उल्कापात। ये हमारा रोज़ होता है और कहीं ना कहीं जो हमारी पृथ्वी है उसके वायुमंडल में ये घटनाएं देखने को मिलती रहती है। एस्टेरॉयड जब चलता है अपने ऑर्बिट से तो बन जाता है मीटियोरॉयड, और मीटियोरॉयड जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वो बन जाता है वायुमंडल में मीटियोर। वायुमंडल में जलने के बाद ये कहाँ जलते हैं, हमारे मीसोस्फीयर में, मध्य मंडल में। और कुछ ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर आकर टकराते हैं, तो जो पूरे जल नहीं पाते और कुछ एक आधा पीस वो हमारे पृथ्वी की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से टकराता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट, RITE, इनको कहते हैं मीटियोराइट, जो हमारी अर्थ की सरफेस पे गिर जाते हैं। तो एस्टेरॉयड से लेकर मीटियोराइट का सफ़र आपको याद रखना है, ये 5 नाम इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं जुपिटर। जुपिटर हमारा क्या कहा जाता है, इसको लॉर्ड ऑफ हेवेंस, ये इसके नामकरण दिए गए हैं, लॉर्ड ऑफ हेवेंस इसको कहते हैं। इसको हम रेड स्पॉट प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इस पर एक तूफान है, वो 350 सालों से लगभग चलता जा रहा है। हालांकि जुपिटर अगर हम देखें नॉर्मली तो ये कैसा है, हमारे सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, ये हमारा लार्जेस्ट है, और ये हमारा सबसे हैवीएस्ट है, सबसे भारी है, सबसे बड़ा है, और सबसे तेज़ अपने अक्ष पर घूमने वाला है। लॉर्ड ऑफ हेवेंस और रेड स्पॉट प्लैनेट इसको कहते हैं। जुपिटर के पास हमारी कितनी सैटेलाइट हैं, टोटल 79, जो सबसे पहले, जो कुछ समय पहले सबसे ज़्यादा थी। इन 79 में सबसे बड़ी कौन सी है, GYANMEDE, गैनमेड, जो पूरे सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। अब हम देखते हैं ये गैनमेड के बाद अगला ग्रह हमारा कौन सा है, शनि। सबको पता है इसकी 3 प्लैनेट, 3 हमारे रिंग्स हैं। शनि को रिंग वाला प्लैनेट कहते हैं, और रिंग वाले प्लैनेट में हमारा कैसा कलर है, इसका येलोविश कलर है। और इसका येलोविश कलर हमारा किसकी वजह से है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम की वजह से इसका वायुमंडल शनि का कैसा है, येलो, इसका येलोविश कलर है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, सैटर्न को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग प्लैनेट। सैटर्न को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग प्लैनेट, यानी कि तैरता हुआ ग्रह। ये कैसा है, तैरता हुआ ग्रह। और क्यों कहते हैं इसे तैरता हुआ ग्रह, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है, पानी से भी कम। कितनी है भाई इसकी डेंसिटी, 0.9। ये चीज़ यहाँ पर याद रखने की है।
क्योंकि पानी की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में ही हम हर चीज़ों का घनत्व नापते हैं। जो शनि का घनत्व है पूरे सौरमंडल में सबसे कम है, यानी कि गैसों की मात्रा हमारे शनि में सबसे ज़्यादा है। और शनि को कहते हैं तैरता हुआ ग्रह, मतलब पानी के ऊपर फेंक दोगे तो ये तैरने लगेगा। तो ऐसी कल्पना है हमारे शनि की। और सबसे ठोस हमारा कौन सा ग्रह है पूरे सौरमंडल में? हमारी मंगल नहीं, पृथ्वी है, जिसका औसतन घनत्व कितना है? 5.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी अर्थ कैसी है? सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है पूरे सौरमंडल का। तो सबसे डेंसर हमारी अर्थ है, सबसे लीस्ट डेंसर, सबसे कम घनत्व शनि का। अगला चलते हैं हम यूरेनस के पास। यूरेनस का हमारा कैसा कलर है? ग्रीनिश। और ये ग्रीनिश हमारा कलर कौन देता है इसको? हीलियम। हीलियम के कारण इसका वायुमंडल कैसा है? यूरेनस का ग्रीनिश है। और अगला कौन सा आ गया? नेपच्यून। नेपच्यून हमारा इम्पोर्टेंट क्या है? इसका कलर है ब्लूइश, यानी कि ऑलमोस्ट ब्लू जैसा कलर है इसका। और ये हमारा किसकी वजह से है? सॉरी, ये चीज़ यहाँ पर आपकी उल्टी हो गई भाई। ये ग्रीनिश का किसकी वजह से है? मीथेन की वजह से। और ये किसकी वजह से है? HELIUM, हीलियम की वजह से इसका ब्लू कलर। अब एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ हमारे यहाँ पर ड्वार्फ प्लेनेट हैं। उन ड्वार्फ प्लेनेट में हम इनके सैटेलाइट्स जो सबसे बड़े हैं उनको भी काउंट करके चलते हैं। वो हमारे ड्वार्फ प्लेनेट कौन कौन से हैं? सैटर्न का जो सबसे बड़ा, जुपिटर का हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? गैनमेड। जो सैटर्न का है सबसे बड़ा, उसका नाम क्या है? टाइटन। यूरेनस का हमारा सबसे बड़ा क्या है? टाइटेनिया। और नेपच्यून का हमारा सबसे बड़ा कौन है? ट्रिटॉन। ये ट्रिटॉन, टाइटेनिया और टाइटन, ये 3 ग्रहों के सबसे बड़े उपग्रह हैं। और इस नेपच्यून के बाद लास्ट में हमारी क्या आती है सौरमंडल में? KUIPER, क्यूपर बेल्ट। और इस क्यूपर बेल्ट का सबसे बड़ा उपग्रह यानी ग्रह हम जैसे कह सकते हैं वो कौन सा है? प्लूटो। तो प्लूटो हमारी क्यूपर बेल्ट का जो एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह हमारे सौरमंडल में पाई जाती है, नेपच्यून के बाद उसका सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम मानते हैं, आपके पुराने पिछले एग्ज़ाम में भी आया है और ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, कि अदर ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सौरमंडल में कौन से पाए जाते हैं? अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि अन्य क्षुद्र ग्रह। तो ये क्षुद्र ग्रह हमारे जो सौरमंडल में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? इनके आप नाम लिख लेना। पहला है एरिस, दूसरा है HAUMEA होमिया, तीसरा है आपका मेकमेक, एक आपका हो गया प्लूटो, और आपके हो गए गैनमेड, टाइटेनिया, ट्रिटॉन और टाइटन, और लास्ट आपका हो गया CERES, सीरिस। तो ये सारे आपके सोलर सिस्टम के ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए। तो इसके साथ हमारा ये सोलर सिस्टम का और यूनिवर्स का टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे और शुरुआत करेंगे हमारे अर्थ के, और सोलर सिस्टम से निकलकर हम पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी और सूर्य के संबंधों को देखेंगे। और फिर हम पृथ्वी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे एक्चुअल ज्योग्राफी के टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।